पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे सीडीपी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस की। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं आप देख पा रहे होंगे हैंड रिटन है, तो इसका मतलब कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। ये पढ़ करके ही जाइएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। आई विल स्टार्ट दिस सेशन। एक बार फटाफट से आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर सर्च करना है पीजी पॉइंट और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा। तो देखिए पहला है आपका क्वेश्चन, मानसिक मंद बालकों को सीखने के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कैसे याद रखोगे? तो इसको याद रखना है ऐसे कि जब कोई मानसिक मंद बच्चा होता है, अगर उसको हम लोग शास्त्र पढ़ा दें तो वो क्या हो जाता है, वो जल्दी सीख लेता है। ऐसे याद रखना, जब कोई मानसिक मंद बच्चा होता है और उसको हम शास्त्र पढ़ा दें तो वो जल्दी सीख सकता है, ऐसे याद कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रूनर ने दिया। ये कैसे याद रखोगे कि ब्रूनर जो थे इन्होंने बचपन में संज्ञा की परिभाषा याद की थी, ऐसे याद रख लो। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास जो है वो आपका वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, योगदान है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सामाजिक अधिगम। कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो ये मानता है आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब ये बात कैसे याद रखोगे? तो ऐसे याद रखोगे कि बर्फ की बड़ी चट्टान मतलब बर्फ से जुड़े हुए पहाड़ सबका देखने का मन करता है ना, रियल में, कि हम उसको देखें और वहाँ का व्यू लें, मतलब मन करता है देखने का, वहाँ के व्यू लें, ठीक है। ऐसे तो मनोविश्लेषणात्मक याद कर लो आप। अवधारणाओं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो अवधारणाएं सीधी सी बात है, सब लोग अपने मानसिक में मन में क्या करते हैं, धारणा बैठा लेते हैं। तो ये धारणा वाला काम किसका है? तो बौद्धिक विकास का है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर से भिन्न होते हैं। कैसे भिन्न होते हैं? देखो व्यक्तिगत, यहाँ पे बात की गई भाई व्यक्तिगत की, और वहाँ से व्यक्तिगत, वहाँ से विकास की दर, ऐसे भी याद कर सकते हो। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, तो बच्चों का मूल्यांकन कैसे होना चाहिए? तो याद रखिएगा सतत एवं व्यापक परीक्षा के आधार पर। वाइगॉत्स्की बच्चों को सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? देखो वाइगॉत्स्की ने किस पे कहा है? सामाजिक को कहा है। और जो आपके पियाजे थे उन्होंने किस पे कहा था? आयु को लेकर के कहा था। याद रखना है, मतलब कि किसके अनुसार क्या है, वरना ब्लंडर हो सकता है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या है? तो बच्चे के रोने के कारण है संवेगात्मक दुश्चिंता। नेक्स्ट देखिए, नर्सरी कक्षा की शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? तो मेरा परिवार। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा या कथन किसका है? याद रखना, संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये बात किसने कही थी? तो वुडवर्थ ने कही थी। कैसे याद रखोगे? कहीं पर भी जैसे आग जल रही होती है, अगर आप उसमें क्या लगा दो, वुड लगा देते हो, तो वो आग क्या होती है? उत्तेजित हो जाती है, मतलब और जल्दी जलने लगती है, ठीक है। आगे बात समझ। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है स्वनिम। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों की अपेक्षा अधिक होती है? तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में होती है, ठीक है। इसको वो बच्चा जब सबसे ज़्यादा शर्माता है तो किस में शर्माता है? बाल्यावस्था में। दिवा स्वप्न एक एवं भाषा का कूटकरण की अवस्था क्या है? तो वो है आपकी किशोरावस्था। विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत बताता है। कौन सा? तो वर्तुलाकार, ठीक है। जन्म के समय शिशु रोता है तो वातावरण के परिवर्तन के कारण। भाई जन्म के समय शिशु क्यों रोता है? तो वातावरण के परिवर्तन के कारण। ये स्पेशली रिटन है, आप समझ नहीं सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ना मिले कल सेम टू क्वेश्चन तो आप हमसे कहिएगा। जैसे अभी तक आपका पेपर अल्टीमेट हुआ है, कल भी अल्टीमेट होगा। आप लोग बिल्कुल डरिए नहीं कि पेपर खराब होगा, विश्वास रखिए हमारे कंटेंट पे, हमारे पीजी पॉइंट फैमिली पे, ठीक है। शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाओं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं? तो इलेक्ट्रा क्या है? एक प्रकार की ग्रंथि होती है। बालक किस विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है? तो गुणनफल का। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? तो किशोरावस्था। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। बालक के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है? तो जीन पियाजे के द्वारा। डिस्कैलकुलिया का संबंध किसके? तो आंगिक अक्षमता से है। आरवी केटल की तरल बुद्धि तुल्य है? तो वंशानुगत कारकों के।
स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि कहा जाता है। बिना साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो विनय साइमन ने किया था। 140 अधिक से अधिक अगर बुद्धि लब्धि IQ वाले बच्चे हो तो आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली श्रेणी में रखेंगे। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? कि सृजनशीलता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने का मानसिक क्या है? क्रिया है। ठीक है, देखो अब इसको कैसे याद रख सकते हो? क्रो एंड क्रो से याद रखो कि काजल लगा करके क्या होती हैं? सजती हैं लड़कियां। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताएं के आधार पर बुद्धि की संरचना बताई? तो 3। किसने बताई? गिलफोर्ड ने। किशोर प्राणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। ये कथन किसका है? तो कॉलसैनिक का है। ठीक है, फिर देखिए कैसे याद करेंगे। देखो ये भी बता देते हैं, जैसे घर के बड़े बूढ़े जो होते हैं है ना, वो किशोरों को यानी आप लोगों को क्या करते हैं? कॉल पर बात करने से मना करते हैं, है ना। मतलब आपकी कॉल जो बात हो रही होती है उसमें क्या करते हैं? बाधा लगाते हैं। कौन लगाते हैं? प्रौढ़। आ गई बात समझ। फिर देखो किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। ये कथन किसका है? तो जर्सिल्ड का है। अब देखो पहुंचेगा, सीधी सी बात इन्होंने लिखा है कि बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। तो कोई आदमी पहुंचता है तो कहाँ से पहुंचता है? तो भाई GT रोड से पहुंचता है। तो ऐसे जर्सिल्ड याद रखना। ठीक है, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। ये किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। ये कथन किसका है? तो हैविंग हर्स्ट का है। फिर देखिए पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा पीछे का है करने में असमर्थ रहता है ना। ये किसने कहा था आपका? तो ये कहा था सिरिल बर्ट ने। सिरिल बर्ट ने बताया कि जैसे मान लो कोई बच्चा क्लास 5th में, तो वो बच्चा अगर 4th क्लास का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? पिछड़ा बालक कहेंगे। ये बात किसने कहा? तो सिरिल बर्ट ने कहा। अब ये कैसे याद रखोगे? पिछले कक्षा में यानी सीरियल वाइज ही तो चल रहा है ना। 5, फिर पिछली कक्षा में 3, फिर पिछली कक्षा में 4, यानी सीरियल वाइज। तो ऐसे याद रख लेना, जो अपने से पीछे सीरियल वाइज वाली क्लासेस का क्वेश्चन ना कर पाए वो पिछड़ा बालक होता है। ये बात किसने कही थी? तो कही थी सिरिल बर्ट ने। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। समस्यात्मक, फिर देखो समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात से गंभीर रूप से असामान्य हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका वैलेंटाइन का। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था हिल ने। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। बालू का ढेर कहा जाता है तो बहुतत्व सिद्धांत को, बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। ये कथन किसका था? लेवेटर का था। किसका था? लेवेटर का था। कैसे? इन्होंने कहा कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। तो क्या होता है? तो व्यक्ति के चेहरे को देख करके इंसान को लव हो जाता है, जिससे वो क्या करता है? उसकी बुद्धि का पता लगा लेता है। ठीक। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। ये बात किसने कही थी? तो टर्मन एंड नोहन ने कही थी। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नैतिक तर्कण कहा जाता है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार कौन कौन से हैं? तो अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं। कितने? तो पहले तो ये याद रखना है 4। कौन कौन से 4? ज्ञान, मतलब और ये 4 शब्दों से मिलकर के बनी। कौन कौन से 4 शब्द आपके? ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? ये सब क्वेश्चन बेटा लिख लो, क्या स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन ना मिले तो हमसे कहना, मतलब इसी क्लास से आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप ये समझ लो। टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये कथन था टर्मन का। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या थी? तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है।
वुडवर्थ ने क्या बताया था कि बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है। वहाँ से वुडवर्थ, वहाँ से विधि, कार्य करने की एक विधि है बुद्धि अगर, तो वुडवर्थ ने कहा था। और बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, ये बात किसने कही थी? टर्मन ने कही थी। कैसे याद रखोगे? तो देखो टर्मन भी लिखने में उड़न की की मात्रा लग रही है, अमूर्त में भी लग रही है, ऐसे याद रख लेना। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है आपकी? कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो सीखने की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो देखिए, बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा क्या है? तो बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। ये बात किसने कही थी? स्पीयरमैन ने। सामान्यता बुद्धि कितने प्रकार की होती है? अगर सामान्यता पूछा जाता है तो सामान्यता बुद्धि 3 प्रकार की होती है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि को आप यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, और एक होती है आपकी सामाजिक बुद्धि। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। अमूर्त बुद्धि सामान्यता किन व्यक्तियों में पाई जाती है? तो अमूर्त बुद्धि लगभग जैसे आपके शिक्षक हो गए, लेखक हो गए, कलाकार हो गए, वैज्ञानिक हो गए और आदि व्यक्तियों में मूर्त पाई जाती है। यदि यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि भी कहा जाता है। मूर्त बुद्धि किन व्यक्तियों में पाई जाती है आपकी? तो मूर्त बुद्धि जैसे इंजीनियर हो गए, आपके फॉरमैन हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, आपके मैकेनिक हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इनमें क्या पाई जाती है? मूर्त बुद्धि पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है? तो जैसे आपके समाज सेवक हो गए, बीमा का एजेंट हो गया, नेताजी हो गए, पंडित जी हो गए, इनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। एक कारक सिद्धांत का दूसरा नाम आपका राजकीय सिद्धांत भी है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत आपका, एक फिर से हमने अभी आपको बताने इससे पहले क्वेश्चन भी करवाया है, बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत आपका एक कारक सिद्धांत है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया, याद रखिएगा। किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे आपके? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। किससे बताया है? चिंतन से बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, विचार कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। क्या संबंधित है? कि विचार कभी ना समाप्त होने वाला, और कभी ना समाप्त होने का मतलब ही होता है कि चीज़ का निरंतर चल रहा है। ऐसे तो ये चीज़ याद ही रहेगी आपको। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करे तो उसको मूर्त संक्रियात्मक चिंतन कहेंगे। एक बात कहें, एक बार जाइए और फटाफट से लाइक करके आ जाइए, ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, और होप सो कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ने में, है ना। इस अवस्था में बच्चे अपनी अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? तो किशोरावस्था। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? तो विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है? तो ये अवस्था है आपकी 7 से 12 वर्ष। संवेदी पेशी अवस्था, अभी हमने आपको जीन पियाजे में बताया था ना 4, एक बताई थी संवेदी पेशी अवस्था, फिर हमने बताई थी पूर्वकालिक अवस्था, उसके बाद में हमने आपको बताई थी मूर्त, और फिर औपचारिक या अमूर्त अवस्था। तो ये जन्म से 2 वर्ष थी, ये 2 से 5 वर्ष थी। तो संवेदी पेशी पूछी गई थी, तो जन्म से 2 वर्ष, ठीक, फिर 2 से 5 वर्ष थी, है ना, और ऐसे ही करके आपके चारों थी। एक बालक बात बात में अपने बड़ों से समझ करने लगता है और सदैव स्वयं को सही, मतलब बहस करना, है ना, और हमेशा ये चाहता है कि साबित करना कि वही सही है। तो ये विकास की कौन सी अवस्था में होता है? तो किशोरावस्था में होता है। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में।
नेक्स्ट, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। लगभग कितना हो जाता है? तो 100 शब्दों का हो जाता है। शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था में। मैक्डूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से होता है? तो आश्चर्य से होता है। किस विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है आज्ञाकारिता। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वात्रिक हैं, इसके विकास का अर्थ क्या है? तो अभिव्यक्ति है। विकास शुरू होता है तो प्रसवपूर्ण अवस्था से ही शुरू हो जाता है ना। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो कहलाती है संज्ञानात्मक गतिविधि। ठीक, उसके बाद में देखो जरा, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? समावेशन कहलाती है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो नैतिक तर्कणा कहा जाता है। एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। इस अभ्यर्थी को भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। ब्रूनर ने किस संप्रदाय के समर्थक थे? अभी हमने आप बताया आपको कि ब्रूनर ने बचपन में संज्ञा की डेफिनेशन नहीं याद की थी ना, तो बस वहीं से याद रखना है। ब्रूनर किसके संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये सहायता करता है किसमें? समाजीकरण में सहायता करता है। कौन सा सिद्धांत? जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है। क्षेत्रीय सिद्धांत आपका जीव विधि के हर क्षेत्र में बल देता है। गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं क्वेश्चन आने की। अधिगम से क्या तात्पर्य? तो मानव व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। संज्ञान किसे कहते हैं? तो किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है आपके? तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक हैं आपके वाटसन। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो स्विट्जरलैंड। जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए थे? तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग 2 पुत्री एवं 1 पुत्र पर किए थे। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर बने थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? तो जीव कौन है? जीन पियाजे ऐसे हैं पहले मनोवैज्ञानिक आपके, जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है आपके? तो स्कीमा सिद्धांत के जनक है जीन पियाजे। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है आपका? तो नैतिक विकास से संबंधित है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था आपकी क्या है? तो 7 से कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। नेक्स्ट देखिए, आप सोच रहे हो कि नंबरिंग नहीं है, इस नंबरिंग जरूर नहीं है, लेकिन हम आपको अभी जब अंत में बताएंगे कि इसमें कितने क्वेश्चन थे, आपके होश उड़ जाएंगे। पता है, ये आपने इसमें सोचा कि नंबरिंग नहीं है, लेकिन ये आपके 100+ हैं पॉइंट्स, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। उसी के बाद में देख लो, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। एक नहीं, इस वीडियो को एक बार देखो, उसके बाद में जब सुबह जाना तो रास्ते में या चाय नाश्ता करते समय इस वीडियो को फिर से एक बार देखना। यानी इस वीडियो को आपको कितने बार देखना है? 2 बार देखना है, ठीक है। तब कहीं जा करके सब कुछ अच्छे से रट जाएगा और पेपर में अल्टीमेट नंबर लेकर के आओगे, ठीक। तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पेपर के लिए बहुत बहुत सारा भर भर के आशीर्वाद, है ना। लव यू और लव यू माय डियर क्लास। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।